हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग सब अपने ज्योग्राफी की क्लास के आगे बढ़ाते हैं और इसमें हम लोग सब आज तारों का निर्माण और पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई है उसकी संकल्पना के बारे में आज पढ़ेंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 2025 में बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वह रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम्स हो, चाहे बिहार पुलिस कांस्टेबल और दरोगा की एग्ज़ाम हो। और दोस्तों, इसी साल 2025 में ही आपको जो यूपीएससी पीटी और बीपीएससी आपको 71 का भी एग्ज़ाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी आप कर रहे हैं तो आपके पास दो चीज़ का होना बहुत ही ज़रूरी है। एक तो आपके पास किसी भी सब्जेक्ट का एक सोर्स जो कि नोट्स मटेरियल, और दूसरे आपके पास एक प्रीवियस ईयर्स का पेपर। दोस्तों, अगर आपके पास ये दो चीज़ है और इसी की आप कॉम्बिनेशन से अगर आप उस सब्जेक्ट को पेपर को अगर तैयार कर लेते हैं तो आपके डेफिनेटली आपको एग्ज़ाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए आपके तैयारी के लिए ये दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं इस चीज़ को अच्छी तरीके से मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी आप ही लोग के बीच से मैं निकल कर आया हूँ, तो मुझे अच्छी तरीके से पता है। दोस्तों, चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले तारों का निर्माण को देखते हैं कि आखिर तारे का निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, तो उस चीज़ के जानने के प्रयास करेंगे। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों, जैसे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा तो आपके नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में इससे संबंधित आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस, प्रीवियस टेस्ट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो आप देख सकते हैं कि इनमें से कितने सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन किस प्रकार से कैसे पूछे गए हैं, जो आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चल दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं और इसमें सबसे पहले हम सब तारों के निर्माण को देखते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं कि तारों का निर्माण की बातें हो रही। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सबसे पहले दोस्तों आप यहाँ देखेंगे कि एक जो महाविस्फोट हुआ, अगर महाविस्फोट बिग बैंग जो कि महाविस्फोट हुआ, तो महाविस्फोट के बाद क्या हो दोस्तों, यहाँ पर जो कि गैसों के बादल जो कि एक का विस्फोट होता है और यहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे कण जो है बाहर निकलते हैं। ठीक है, और ये सारे कण क्या होते हैं, एक स्वतंत्र रूप से आपस में टकराना शुरू कर देते हैं। जब टकराना शुरू कर देते हैं, इससे क्या होती है दोस्तों कि उष्मा निकलती है और यही उष्मा का क्या होता है, संरक्षण होता है। ठीक है, आप देख सकते हैं। ठीक है, और यही जो गैस के बादल हैं हमारे यहाँ पर जो है निहारिका के रूप में धारण कर लेती है। ठीक है, जिसको हम सब नेबुला कहते हैं। ठीक है, तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आगे हम सब। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर क्या होता है, ऊर्जा का संचरण होता है, तो एक क्या होता है, एक स्फीयर गोला बन जाता है और गोला बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, आपस में कण जो है टकराना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा से क्या होता है, हीट निकलता है और इससे क्या होता है, गैस का निर्माण होता है। आप गैस देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर हीलियम गैस का निर्माण, यहाँ पर विशाल ऊर्जा का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, तो इन सारे आपस में कणों के टकराव के कारण से ही जो है ऊर्जा का यहाँ पर निर्माण हो रहा है। ठीक है, और इससे ही दोस्तों हम लोग सब जो है नाभिकीय संलयन यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप जो है इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। ठीक है, कि किस प्रकार से जो है गैसों के बादल जो कि आपस में कण टकराना शुरू करते हैं और टकराने के बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो है उष्मा निकलती है और उससे क्या होती है, उष्मा से क्या होता है, वहाँ पर जो है जो ऊर्जा निकलती है, ऊर्जा से ताप निकलता है और ताप से क्या होता है, वहाँ पर देख सकते हैं कि गैस जो यहाँ पर गैस का निर्माण हो रहा है। ठीक है, और इससे ही देखते हैं हम लोग सब नाभिकीय संलयन की क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप इस चीज़ को देख सकते हैं। दोस्तों, इसके आगे दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, एक रेड शिफ्ट की जो घटना है ये कैसे हो रही है, इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों यहाँ देखेंगे। ठीक है, कि बताया जा रहा है कि यदि कोई प्रकाश, रेड शिफ्ट घटना क्या होता है इस चीज़ को समझेंगे कि यदि कोई प्रकाशवादी वस्तु आँखों से अगर दूर जा रही है, अगर आँखों से दूर जा रही है तो लाल रंग दिखाई देता है। ठीक है, और इसी घटना को रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि यदि कोई प्रकाश वाली वस्तु जो है अगर आपकी आंखों से दूर जाती है तो उसे तो लाल रंग दिखाई देता है। क्या लाल रंग दिखाई देता है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रेड शिफ्ट की घटना क्या है। ठीक है, और देख सकते हैं। ठीक है, इसी बातें कहा जा रहा है। ठीक है, कि यह जो है घटना ब्रह्मांड के फैलने का प्रमाण है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि अगर इससे क्या होता है कि ब्रह्मांड क्या है, फैल रहा है। ठीक है, अगर कोई वस्तु जो रंग लाल रंग वाली वस्तु अगर दूर जाती हुई दिखाई देती है तो आप इसे समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है, ब्रह्मांड क्या फैल रहा है। ठीक है, और इसी घटना को रेड शिफ्ट की घटना कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक ब्लू शिफ्ट की भी घटना है, आप देख सकते हैं। ठीक है,
तो ब्लू स्क्रिप्ट में क्या बताया जा रहा है दोस्तों, यदि कोई प्रकाश वाली अगर कोई वस्तु है, ठीक है, अगर आंखों के समीप अगर आती है तो इसे हम नीला रंग दिखाई देता है, ठीक है, और इससे ब्लू स्क्रिप्ट की घटना कहते हैं, ठीक है। यदि कोई वस्तु प्रकाश वाली वस्तु जो है अगर आपकी आंखों के नज़दीक अगर आ रही है, समीप आ रही है, तो इससे क्या होता है, नीला रंग दिखाई देता है, ठीक है, और इसी घटना को क्या कहते हैं, ब्लू स्क्रिप्ट की घटना हम लोग सब कहते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ के आप समझिएगा कि रेड स्क्रिप्ट की घटना क्या होता है और ब्लू स्क्रिप्ट की घटना क्या होता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि नाभिकीय संलयन। अगर नाभिकीय संलयन के बारे में देखा जाए दोस्तों, तो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया अगर बात करें हम, तो तारों की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। आप देख सकते हैं कि तारे हैं, जो जैसे सूर्य हमारा एक तारा है, तो उसकी जो ऊर्जा का स्रोत क्या है, एक नाभिकीय संलयन ही तो है ना। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसमें और देख सकते हैं कि तारों, यहाँ अगर दोस्तों यहाँ पर तारे की बात हो रही है कि तारों में हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर एक हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं, ठीक है, तथा इस प्रक्रिया में विशाल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और यही ऊर्जा तारों की ऊर्जा का स्रोत होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ बताया जा रहा है कि तारों में अगर हाइड्रोजन के नाभिक आपस में जुड़कर हीलियम के नाभिक का निर्माण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में विशाल ऊर्जा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और यही ऊर्जा जो तारों की ऊर्जा को क्या है, एक स्रोत है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि तारों के ऊर्जा का स्रोत क्या है, नाभिकीय संलयन ही है, ठीक है। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है दोस्तों। इसमें और देखेंगे, ठीक है, नाभिकीय संलयन प्रक्रिया में ऊर्जा के उत्पत्ति का प्रमुख कारण, ठीक है, द्रव्यमान में क्षति है, और प्राथमिक जो नाभिकीय का संयुक्त द्रव्यमान परिणामों जो है, ठीक है, नाभिकीय के द्रव्यमान से अधिक होता है, ठीक है। तो आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं बताया जा रहा है कि जो नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया है और उसमें ऊर्जा की उत्पत्ति का अगर प्रमुख एक कारण क्या है, द्रव्यमान में क्षति होना, ठीक है। तो उसकी द्रव्यमान कहीं ना कहीं क्षति हो रही, कमी हो रही है, ठीक है। तो और प्राथमिक नाभिकों का संयुक्त द्रव्यमान जो कि परिणामों नाभिक के द्रव्यमान से अधिक होती है, ठीक है। तो जो प्रारंभिक जो होते हैं यहाँ पर दोस्तों, प्रारंभिक जो नाभिकों का संयुक्त जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, जो द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान क्या होता है, अधिक होता है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या होता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसको क्षति होता है, कमी होते जाता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बताने के प्रयास किया जा रहा है दोस्तों। इसमें और आगे देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं कि एक परिवर्तनशीलता के नियम बताया जा रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि परिवर्तनशीलता का नियम क्या है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि इस नियम के अनुसार ब्रह्मांड में उपस्थित प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है, ठीक है, अर्थात कोई भी वस्तु अस्थायी नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यही बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड में अगर कोई भी वस्तु है तो वस्तु स्थिर नहीं है, अस्थायी नहीं है, कहीं ना कहीं वो वस्तु क्या है, परिवर्तनशील है, उसकी स्थान जो है परिवर्तन हो रही है, ठीक है। तो परिवर्तनशीलता के नियम में इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा की बातें कही जा रही है कि यदि तारों का आकार या द्रव्यमान सूर्य के आकार से द्रव्यमान से बात करें हम, तो 1.44 गुना अधिक होता है, तो ऐसे तारे जो कि ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाते हैं और उसके बाद जो है मृत्यु के पश्चात इसकी चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है, ठीक है। आप देख सकते हैं इसी बात को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, चंद्रशेखर सीमा के बारे में, ठीक है, कि कहा जा रहा है, ठीक है, यदि तारे का आकार, अगर किसी तारा के आकार या द्रव्यमान उसके सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 गुना और अधिक हो जाता है, यानी कि बड़ा हो जाता है, तो ऐसे तारे ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाते हैं, ठीक है। और मृत्यु के पश्चात, वही कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात इससे हम चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि चंद्रशेखर सीमा के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि यदि कोई तारा है और वह तारा के अगर आकार द्रव्यमान अगर उसके सूर्य के द्रव्यमान से अगर 1.44 गुना अगर अधिक हो जाता है, तो क्या हो जाता है, तारा ब्लैक होल में परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। और ये मृत्यु के पश्चात जो है चंद्रशेखर सीमा इसे कहा जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ दोस्तों यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी की उत्पत्ति और उसकी संकल्पना के बारे में हम देखेंगे, ठीक है, कि किस प्रकार से पृथ्वी की जो उत्पत्ति हुई, ठीक है, यानी कि ओरिजिन एंड कंसेप्ट ऑफ द अर्थ के बारे में देखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम लोग देखने से पहले दोस्तों सबसे पहले देखेंगे, ठीक है, आप देख सकते हैं कि एक हमारा, एक मिनट, चलिए दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इसमें दो कंसेप्ट दिया गया है। एक आपका है कि अद्वैत जो संकल्पना है, जो कि मोनिस्टिक एक जो कंसेप्ट की बातें कही जा रही है, और एक द्वैतवादी संकल्पना की बातें कही जा रही है, ठीक है, जो कि ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट के बारे में बातें कही जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दोनों के अलग अलग सिद्धांत हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि
अगर इससे बात करें फर्स्ट में, ठीक है, तो इस सिद्धांत के अगर अनुसार की बात करें तो ग्रहों की जो उत्पत्ति है एक तारों के द्वारा हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बातें हो रही किसकी, अद्वैतवादी की, ठीक है, यानी कि मोनिस्टिक जो कंसेप्ट की बातें कही जा रही, ठीक है, कि इसमें जो ग्रहों की जो उत्पत्ति हुई है वो कैसे उत्पत्ति हुई है, तो बताया जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों की जो उत्पत्ति एक तारों के द्वारा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो ग्रहों की जो उत्पत्ति हुआ है कैसे हुआ है, तो एक तारों के द्वारा हुआ है, ठीक है। और इसी में दोस्तों अगर बात करें हम, आप देख सकते हैं कि द्वैतवादी जो संकल्पना है, ठीक है, ड्यूलिस्टिक जो कि कंसेप्ट है, तो इसमें कहा जा रहा है कि इस सिद्धांत के अनुसार ग्रहों की उत्पत्ति जो है, उत्पत्ति दो तारों के संयुग से हुई थी, दो तारों के मिलने से हुई है, ठीक है। तो ऐसा दो व्यक्तियों का दो सिद्धांत है बताया जा रहा है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि एक हमारा अद्वैतवादी है और एक हमारा द्वैतवादी है, ठीक है, एक हमारा मोनिस्टिक कंसेप्ट है और एक ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो इस चीज़ के यहाँ पर बताया जा रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति और संकल्पना के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर सिद्धांत को हम लोग सब देखेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर बताया जा रहा है, ठीक है, कांट का जो गैसीय सिद्धांत, ठीक है। तो आप देखिए दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारे जो विद्वान हैं अपने अपने कंसेप्ट देते हैं, तो उन्हीं में से सबसे पहले जो हम लोग पढ़ते हैं कांट का जो गैसीय सिद्धांत के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है, कि प्रारंभ में दोस्तों आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में ब्रह्मांड की बात करें हम तो एक क्या था, आप देख सकते हैं कि प्रारंभ में अगर बात करते हैं ब्रह्मांड, जो देख सकते हैं कि आद्य पदार्थ यानी कि प्राचीन पदार्थ था, ठीक है। और एक पदार्थ क्या होता है दोस्तों, आपस में क्या होते हैं, ठीक है, आपस में क्या होता है, आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो यहाँ पर देख सकते हैं किस प्रकार से आपस में ये टकरा रहे हैं, ठीक है। टकरा के क्या होते हैं, एक बड़े पदार्थ का निर्माण कर लेते हैं, और यही क्या होता है, इसकी जो बड़ा होता है, देखिए दोस्तों इस कांट के सिद्धांत के अनुसार बताया जा रहा है, ठीक है, कि आपस में पदार्थ क्या होता है, टकरा रहे हैं, घूम रहे हैं, गोल गोल घूम रहे हैं और टक्कर कर रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, एक बड़े आकार का जो कि बड़ा आकार का निर्माण हो जाता है, ठीक है। और यही बड़ा आकार होता है तो बताया जा रहा है कांट के अनुसार कि इसका जो वेग जो है, वेग भी ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अनुसार बताया जा रहा है कि जब कोई वस्तु का आकार जब बड़ा हो जाता है तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके वेग भी है, जो कि घूमने की गति है वो भी अधिक हो जा रहा है, ठीक है। एक कांट के अनुसार ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि बताया जब आपस में टक्कर करते हैं, घूमना शुरू करते हैं, तो इसमें क्या होती है, ऊष्मा निकलती है, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर इसके हम कांट के अनुसार की बातें अगर आगे देखते हैं तो बताया जा रहा है कि कांट के अनुसार ब्रह्मांड में जो कि आदि पदार्थ, जो कि प्राचीन पदार्थ है, जो वही जो अपने फिगर में देखा उसी चीज़ के बारे में यहाँ पर लिखा गया है कि कांट के अनुसार ब्रह्मांड में जो कि आदि पदार्थ, जो कि प्राचीन पदार्थ की उपस्थिति थी, आप देख सकते हैं। और कांट ने यह स्पष्ट किया कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से एक प्राचीनतम जो पदार्थ हैं आपस में क्या कर रहे थे, देख सकते हैं कि आपस में टकरा रहे थे, ठीक है। और टक्कर के कारण से यहाँ एक अगर देखा जाए तो एक तरह से यहाँ पर ऊष्मा की उत्पत्ति होती है, ठीक है, और वही दूसरी तरफ से पदार्थ की गति करने लगते हैं, ठीक है। तो एक कांट के अनुसार बताया जा रहा है कि ये जो पदार्थ थे आपस में टकराने के बाद इनकी जो आकार बड़ा हो जाती है, और बड़ा होने के बाद क्या होता है कि इनमें ऊष्मा निकलती है, और वही दूसरी और बात करें हम तो इनकी गति करने लगते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। और इसमें कहा जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं, ठीक है, कि गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप पदार्थ के आकार में भी वृद्धि हो रही है, उस चीज़ को जो फिगर में बताया गया था, ठीक है, जिसके कारण बात तो वेग भी वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और इस प्रकार की तीव्र गति से घूमते हुए निहारिका का निर्माण हुआ, ठीक है। और अत्यधिक वेग के कारण से पदार्थ बाहर निकलने लगे, ठीक है। और इसी ठंडे होने के कारण से ग्रहों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। तो इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर इसकी आलोचना की गई है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि यदि घूमन करते हुए पिंड के आकार में वृद्धि हो जाती है तो वेग में कमी आ जाती है, ठीक है। तो दोस्तों इसकी यहाँ पर सिद्धांत बिल्कुल फेल हो जाता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जब किसी अगर वस्तु का आकार बड़ा होता है तो जाहिर सी बात है जब आकार बड़ा हो जाता है तो उसकी जो वेग है कम जाता है, ठीक है, ना कि उसकी वेग जो है घूमने की गति जो है इस बढ़ जाता है। तो उसी प्रकार से यहाँ कांट के जो सिद्धांत दिया जा रहा था, एक कांट का सिद्धांत पूरी तरीक़ा से यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है, यानी कि यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं कर पाया, ठीक है। तो इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर कांट के जो है सिद्धांत यहाँ पर फेल हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों अगला के जो देखते हैं, जो कि अगला सिद्धांत है कि जो कि लाप्लास जो गैसीय सिद्धांत की बातें कही जा रही है, ठीक है। तो लाप्लास का जो गैसीय सिद्धांत है
तो इनके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनका सिद्धांत क्या रहा। तो एक तो सिद्धांत, कांट का सिद्धांत पूरी तरीक़ा से फेल हो गया। तो यहाँ पर लाप्लास का सिद्धांत को देखते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, इनके अनुसार बताया गया, ठीक है, कि इनके अनुसार प्रारंभ में एक गर्म तथा घूर्णन करती हुई निहारिका विद्यमान थी, ठीक है। जो वही गैसों के जो जो समूह की बातें कही जा रही है, ठीक है, कि इनके अनुसार प्रारंभ में एक गर्म तथा घूर्णन करती हुई जो कि निहारिका, जो कि बादलों का विद्यमान थी, ठीक है। और इसी के जो शीतलीकरण आप देख सकते हैं, जो घूम रहा था प्रारंभ में, वही बता रहा है। और शीतलीकरण जो कि ठंडा होने के कारण से निहारिका का आकार छोटा हो गया, ठीक है। आप देख रहे हैं कि जब ठंडा हो गया, ठंडा होने के कारण हुआ क्या, तो इसका आकार छोटा हो गया, ठीक है। और परिणाम स्वरूप निहारिका की जो नेविला वेग में वृद्धि होती गई, ठीक है, जिसके कारण से केंद्रीय प्रसारी बल, ठीक है, जो कि अंदर से जो बाहर का जो बल लग रहा है, ठीक है, उसी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि जो कि अब केंद्रीय बल देख रहे हैं, ठीक है, कि अब केंद्रीय बल बढ़ता गया, ठीक है, तथा निहारिका के बाहरी भागों में टूटने में विभिन्न ग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, कि निहारिका का मतलब होता है गैसों के बादल। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाप्लास का सिद्धांत बताया जा रहा है, ठीक है, कि यहाँ पर एक बताया जा रहा है कि प्रारंभ में जो हमारा एक गैसों का वही बता रहे हैं कि प्रारंभ में जो एक निहारिका थी, एक गर्म थी और घूर्णन कर रही थी, ठीक है। और इसी के बाद दोस्तों बताया जा रहा है कि इसकी शीतलीकरण ठंडा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर, ठीक है, निहारिका के आकार जो है छोटा हो जाता है। छोटा होने के बाद क्या होता है, इनकी जो है स्पीड भी काफ़ी, वेग भी बढ़ जाता है। और वेग बढ़ने के कारण से क्या होता है दोस्तों, आपस में इनके टूटना शुरू कर देते हैं। और टूटना जब शुरू कर देते हैं तो इसी से क्या होता है, वही जो कि अब केंद्रीय बल के कारण से टूटना शुरू कर देते हैं। और टूटना शुरू कर देते हैं तो जो बाहर की और जो टूट फूट कर जो बाहर निकलते हैं, उससे क्या होते हैं, यहाँ पर ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो उन्हीं सारे ग्रहों में आज हमारा बहुत सारे ग्रह भी हैं, तो इसी चीज़ को यहाँ पर बताया जा रहा है। और दोस्तों यहाँ पर बताया जा रहा है कि निहारिका का मतलब होता है बादलों का एक समूह होता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने दो सिद्धांत को यहाँ पर देखा दोस्तों, ठीक है। एक कांट का सिद्धांत को देखा और एक लाप्लास के सिद्धांत को देखा। तो इस प्रकार से दोस्तों कांट का सिद्धांत यहाँ पर फेल हो जाता है पूरी तरीक़ा से, और लाप्लास का सिद्धांत यहाँ पर सेटिस्फाइड हो जाता है। तो जाहिर सी बात दोस्तों, जब किसी वस्तु का आकार अगर छोटा होगा तो उसकी स्पीड भी काफ़ी तेज़ हो जाएगी। तो और स्पीड तेज हो जाता है तो यहाँ पर इसकी जो बाहरी जो भाग हैं ये टूटना शुरू कर देते हैं। और उनके टूटने से ही क्या होता है, ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो उसमें भी हमारा एक पृथ्वी भी एक हमारा क्या है, ग्रह ही है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ इस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर और भी थोड़े बातें हैं बताई गई है, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो हमारा द्वैतवादी संकल्पना थी, आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जो ड्यूलिस्टिक की बातें हो रही, ठीक है, तो ड्यूलिस्टिक की बातें हो रही, ठीक है। तो अभी हमने अद्वैतवाद को पढ़ा था और इस प्रकार से द्वैतवादी संकल्पना को पढ़ेंगे, जिसमें हम सब जो कि ड्यूलिस्टिक कंसेप्ट है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर बातें कही जा रही है कि दो तारों की अगर बात करें हम, तो दो तारों की बात करें हम तो देख सकते हैं, ठीक है, कि एक सूर्य हो गया, एक प्राचीन तारा है। इस प्रकार तारों का मतलब क्या है, सूर्य और प्राचीन तारा। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि दो लोग हैं और दोनों का सिद्धांत को देखेंगे। एक हमारा जो कि चैम्बरलिन का जो वैज्ञानिक है और एक हमारा जेम्स वैज्ञानिक है, ठीक है। और दोनों को सिद्धांत को यहाँ पर पढ़ने का प्रयास करेंगे द्वैतवादी में, ठीक है। तो एक तो हमने पहले सिद्धांत को देखा जो कि लाप्लास का सिद्धांत और कांट के सिद्धांत को देखा। उसी प्रकार से हम लोग अद्वैतवाद में देखेंगे, ठीक है, कि चैम्बरलिन और एक हमारा देखेंगे जेम्स के बारे में देखेंगे। दोनों के विचार को यहाँ पर पढ़ने के प्रयास करेंगे। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि चैम्बरलिन के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, कि चैम्बरलिन के अनुसार ग्रहों की तथा उपग्रहों, ठीक है, आप देख सकते हैं कि ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति सूर्य तथा एक अन्य तारे के कारण से हुई, ठीक है। आप देख सकते हैं बातें कही जा रही हैं कि चैम्बरलिन के अनुसार यही बातें कही जा रही हैं कि ग्रहों तथा उपग्रहों की जो उत्पत्ति सूर्य तथा एक अन्य तारों के कारण से हुई है। और चैम्बरलिन ने यह स्पष्ट किया कि सूर्य प्रारंभिक अवस्था में ठोस रूप या फिर एक अन्य बड़े प्राचीनतम तारों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से ठोस जो कि सूर्य विखंडित हुआ, ठीक है, और परिणाम स्वरूप ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों यहाँ पर इसके बारे में ही कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं कि चैम्बरलिन यही बातें कह रहा है कि जो भी ग्रह हैं उपग्रह हैं, आज उसकी उत्पत्ति जो हुई है एक तारे के कारण से हुई है, ठीक है। तो यही बताया जा रहा है कि सूर्य प्रारंभिक में क्या था, एक ठोस अवस्था के रूप में था और अन्य जो कि बड़े प्राचीनतम तारों की जो गुरुत्वाकर्षण होता है और गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से
ठोस जो सूर्य जो था विखंडित हुआ, यहाँ सूर्य के विखंडित होने की बातें कही जा रही है, ठीक है। और इसी के परिणाम स्वरूप यहाँ पर ग्रहों की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहीं पर इसी बात को जो कि है चेम्बरलिन के अनुसार बात कही जा रही है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लिए होंगे, ठीक है, कि चेम्बरलिन के अनुसार कैसी बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो दोस्तों उसी और अगर बात करें हम, तो एक हमारा जो कि जेम्स वैज्ञानिक हैं और इनके अनुसार देखते हैं क्या बातें कही जा रही है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि इनके अनुसार सूर्य तथा एक अन्य बड़े तारों की उपस्थिति थी। आप देख सकते हैं कि जो हमारे जेम्स साहब हैं इनके अनुसार बताया जा रहा है कि इनके अनुसार प्रारंभ में सूर्य तथा एक अन्य बड़े तारों की उपस्थिति थी और सूर्य एक गैसीय अवस्था में था। देखिए यहाँ पर गैसीय की बातें कही जा रही है दोस्तों, ठीक है। अभी हमने जो इसके बारे में पढ़ा, ठीक है, चेम्बरलिन के बारे में, तो क्या बोला कि सूर्य एक ठोस अवस्था में था। लेकिन यहीं पर अगर बात करें हम, तो जेम्स साहब कह रहे हैं कि सूर्य क्या था, एक गैसीय अवस्था में था। आप देख सकते हैं कि सूर्य को एक गैसीय अवस्था में बातें कही जा रही, ठीक है। तथा प्राचीनतम तारा सूर्य के समीप से गुजरता है, यानी कुछ एक प्राचीनतम तारा है, कोई और तारा है जो कि सूर्य के नज़दीक से गुजरता है, ठीक है, गुजरता है। और इस बड़े तारों की गुरुत्वाकर्षण बल के परिणाम स्वरूप सूर्य के बाहरी भागों से गैसीय का फिलामेंट, ठीक है, गैसीय का फिलामेंट कहने के मतलब दोस्तों कि सूर्य की तरफ बाहर निकला, ठीक है, और बाहर निकलता है तथा उसके ठंडे होने के पश्चात यहाँ फिलामेंट विखंडित हो जाता है, ठीक है, टूट जाता है, ठीक है। और इसी विखंडन से ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति होती है। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं कि दो वैज्ञानिक हैं और दोनों जो अलग अलग सिद्धांतें दे रही हैं कि किस प्रकार से हमारे जो ग्रह और उपग्रहों की जो है निर्माण होता है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि दो वैज्ञानिकों को हमने देखा, एक चेम्बरलिन्स को देखा और एक हमने जेम्स को देखा। तो चेम्बरलिन्स का ही का नाम था कि सूर्य प्रारंभ में एक ठोस अवस्था में था, जबकि हमारा जेम्स के अनुसार कहना था कि सूर्य जो था गैसीय अवस्था में था और एक अन्य कोई तारा बाहर से उसके समीप से गुजरता है, ठीक है, और उसी से क्या होता है कि वहाँ पर जो बाहर निकलता है और यहीं पर जो है निहारिका जो है जो कि उसकी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से क्या होता है कि बाहरी भागों में गैसीय का फिलामेंट जो है बाहर निकलता है और उसी ठंडा होने के पश्चात क्या होता है, फिलामेंट विखंडित हो जाता है और विखंडन होने के पश्चात क्या होता है, गैसों वही जो है ग्रहों तथा उपग्रहों की उत्पत्ति यहाँ पर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर दो वैज्ञानिक हमने दो सिद्धांत को देखने का प्रयास किया कि किस प्रकार से जो कि ग्रहों और उपग्रहों की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि दोस्तों आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, ठीक है, और अन्यथा इसे थोड़ा एक बार दो बार और इसको देखने के प्रयास करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल शॉर्ट नोट्स दोस्तों आपको इसी प्रकार से आपको एग्जाम्स की तैयारी करनी है, ठीक है। क्योंकि आप अगर ज़्यादा डीप में जाएंगे तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा समझना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं किस प्रकार से। तो दोस्तों यहाँ पर बस उसी के बारे में कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति का जो कुछ और भी वैज्ञानिक थे जिन्होंने सुझाव दिए थे, ठीक है। तो अभी हमने देखा, ठीक है, एक चेम्बरलिन्स के बारे में देखा और जेम्स के बारे में देखा। तो और भी बहुत सारे वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना सुझाव दिए, ठीक है, जिसमें आप देख सकते हैं कि जेम्स किन्स भी हैं, ठीक है। इन्होंने बताया एक ज्वारीय परिकल्पना को बताया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं किसी ने ठोस बताया तो किसी ने गैसीय बताया। तो उसी में आप देख सकते हैं कि जेम्स किन्स जो है इन्होंने ज्वारीय संकल्पना बताते हैं। और उसके बाद एच अल्फा वेन है, इन्होंने क्या विद्युत चुम्बकीय परिक्रमा बताते हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं। उसी प्रकार दोस्तों और भी हैं, देख सकते हैं कि आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर एफ हॉयल्स एंड लिटिलटन हैं जिन्होंने नौ तारा एंड परिकल्पना यानी कि सुपरनोवा की परिकल्पना को बताते हैं। उसके बाद ओ एस सिम्स हैं जिन्होंने ग्रहों की उत्पत्ति जो गैसों के एवं धूल कण से मानी है, ठीक है। तो इस प्रकार से दोस्तों देख लीजिए कि बहुत सारे और वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अपना अपना सुझाव यहाँ पर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देखने के प्रयास करेंगे, ठीक है। दोस्तों यहाँ देखेंगे इस चीज़ को बताया जा रहा है, ठीक है, कि जो पृथ्वी की आयु निर्धारित करने में यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इससे हम लोग यूरेनियम डेटिंग को रेडियोमेट्रिक भी यहाँ पर कहते हैं। इस चीज़ को आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने आपको जो तारों की निर्माण और पृथ्वी की किस प्रकार से उत्पत्ति हुई और उसकी संकल्पना के बारे में हमने शॉर्ट्स में बताने के प्रयास किया, ठीक है। तो और इसी प्रकार से दोस्तों आपको हर एक टॉपिक ज्योग्राफी के आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे मैं आपको थ्योरी में पढ़ाता हूँ और उसके बाद आपको मैं एमसीक्यू क्वेश्चन से आपको मैं क्लियर जो कि स्पष्ट करने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। तो ये आपकी कम्बिनेशन जो आपको थ्योरी और एमसीक्यू क्वेश्चन है यही आपको एग्जाम्स में सफलता दिलाएगी, ठीक है। अन्यथा इसके
सिवा और भी आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके लिए इतना इनफ है। ठीक है, अगर आप खुद से भी किसी भी इंस्टीट्यूट्स का आपके पास कोई मटेरियल है किसी पेपर्स का, तो आप उससे भी आप कर सकते हैं अपनी तैयारी को बेहतरीन, और उसके साथ एक MCQ क्वेश्चंस को आप रख लें। और जब आपके एग्ज़ाम्स का जब नज़दीक 1 महीना 2 महीने टाइम बचे, तो आप वहाँ पर अपनी प्रैक्टिस सेट को मिसलेनियस क्वेश्चंस के साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा जो है आपकी तैयारी हो जाएगी, और एग्ज़ाम्स में आप अच्छे खासे क्वेश्चंस वहाँ पर करके आएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, क्लास को यहीं पर ही एंड करते हैं, समाप्त करते हैं। और यदि हमारा वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के पास इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, जो अभी तैयारी करने के लिए अभी शुरुआत किए हैं। ठीक है, तो चलिए इसके अगले वीडियो में हम लोग सब इसके MCQ क्वेश्चंस के साथ आपको मैं रूबरू करवा दूंगा, जो आपको एक पता चलेगा कि इनमें से कितने सारे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।